आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। तो कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज रीड आउट की थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे एटॉमिक साइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जितना बोल रहा हूं आपने उतना याद रखना है, ठीक है। जब बीच में पहुंच जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है क्योंकि वहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काउंटर बैलेंस कर देती है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को। एंड में जिंक पर जो साइज है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम वैसे तो हमारा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या कहता है कि जो साइज है वो इंक्रीज ही होना चाहिए। बट आपने याद रखना है डी ब्लॉक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं सेकेंड पीरियड में, सेकेंड ग्रुप में डी ब्लॉक के, तो साइज इंक्रीज करने की बजाय थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। जैसे हम 3D से 4D पे जाते हैं तो उस टाइम पर साइज इंक्रीज करता है, पर जैसे ही हम 4D से 5D पर जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है या डिक्रीज कर जाता है। देखो ये 145 है, ये 144। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम वाई टक्कर्स इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक्चुअल में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो उससे पहले टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, और उन 14 इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होते हैं वो 4f ऑर्बिटल के अंदर फिलअप होते हैं। तो वो जो 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं उसके बेसिकली कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पर्टिकुलरली हमारे पास 4f ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए, उस 4f के कारण से उस 4f का जो शेप होती है वो डिफ्यूज्ड शेप होती है। तो उस 4f की डिफ्यूज शेप होने के कारण उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण से जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका साइज डिक्रीज कर जाता है विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, आप लोगों ने इनके कॉन्सिक्वेंसेज भी याद रखने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कल हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों ने मैंने कल डिस्कस करे थे, तो एक बार जरूर पढ़ लेने हैं नोट से। सेकंड हमारे पास जो हमने पॉइंट कल पढ़ा था वो था मेटालिक स्ट्रेंथ और मेटालिक मेल्टिंग पॉइंट का। अब इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको दोबारा से। हमारे पास जैसे कोई एलिमेंट है x, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, एक और एलिमेंट है सिमिलर x, वो भी मेटल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, और इस बॉन्डिंग को, बिकॉज ये भी एक मेटल है और ये भी एक मेटल है, तो दोनों मेटल हैं तो मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी, और इस बॉन्डिंग को हम बेसिकली जो नाम देते हैं वो बोलते हैं इंटरमेटालिक बॉन्डिंग। ये हमारे पास एक बॉन्डिंग है जो दो मेटल्स के बीच में होती है, तो इसको इंटरमेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब ये इंटरमेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटरमेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड किसके ऊपर करती है? ये डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल के पास, उतनी ये इंटरमेटालिक बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। और अगर इंटरमेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई तो उतना ही मेटालिक स्ट्रेंथ जो है उसकी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट जो होगा उसका वो ज्यादा होगा, उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उसकी ज्यादा होगी। तो ऑल द थ्री फैक्टर्स डिपेंड अपॉन इंटरमेटालिक बॉन्डिंग, दैट इज डी डी के बीच में ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा होगी। अगर ओवरलैपिंग है ज्यादा तो उसका मेटालिक स्ट्रेंथ, उसके मेल्टिंग पॉइंट, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीनों चीजें ही ज्यादा होंगी। तो इसके बारे में आप लोगों ने जरूर याद रखना है, पढ़ा भी था हमने कल। ये मेटालिक स्ट्रेंथ, दे आर हार्ड मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड डी ओवरलैप, that is more the number of unpaired electron in d orbital, more stronger is the metallic bond। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट होती है विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल सॉलिड इनटू गैसियस एटम। जब 1 मोल सॉलिड को गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहती है उसको हम
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का टॉपिक है, इसको आपने रीड आउट करना है। ट्रांजिशन मेटल की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो ज्यादा ही होती है, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उनके पास ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की, डी ओवरलैपिंग होती है। यहीं पर ही जब हमने ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने 3 एलिमेंट वहां पर एलिमिनेट किए थे, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिनके पास वीक मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। और वीक मेटालिक बॉन्डिंग क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनके पास एब्सेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स, डी ओवरलैपिंग उनके पास एब्सेंट होती है, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। तो अगर उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उनके अंदर कोई भी डी ट्रांजिशन या डी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो अगर उनके अंदर डी ओवरलैपिंग नहीं होगी तो वो बेसिकली एक वीक मेटल के बॉन्ड होंगे, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी उनकी। तो अगर उनकी वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो भी स्मॉल होगी, यानी कि उनको डिस्टिल करना बड़ा इजी होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मैग्नीज की एक्सेप्शनली लोअर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? वैसे मैग्नीज के पास सबसे ज्यादा 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पूरे 3D सीरीज के अंदर, पर फिर भी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। अब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? इसका कारण बेसिकली क्या होता है, क्योंकि मैग्नीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के कारण से उसके पास, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के पास उसके पास लेस टेंडेंसी है कि वो डी ओवरलैपिंग करेगी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत स्टेबल है, उसके पास स्टेबिलिटी पहले से ही है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो वो ओवरलैपिंग देर में करेगा। तो अगर वो ओवरलैपिंग देर में करेगा तो इस वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली लोअर पाया जाएगा। तो ये आपने मैंगनीज के लिए एक क्वेश्चन याद रखना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का बेसिकली देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपने याद रखना है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है। आप में से काफी सारे बच्चों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का पता होगा, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी नहीं पता होगा। आप एक बार आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट भी समझ लेना। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये एक फर्स्ट शेल है, ये एक सेकंड शेल है, और लेट इट बी एक ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल है। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस आउटर मोस्ट शेल में से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड रहेगी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड रहती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम। तो अगर कोई गैसियस मेटल एटम है, बेसिकली ये जो मेटल होना चाहिए गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, उसी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देंगे। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा इस सीरीज के बारे में, SCTIVCRMN, नेक्स्ट FeCONiCuZn, हमने ये पढ़ा। तो लेफ्ट टू राइट जो साइज होता है वो साइज डिक्रीज करता है अप टू मैंगनीज। तो अगर साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज तो होता है जो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, जिसका जितना छोटा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है मैंगनीज तक, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। और उसके बाद जो साइज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा वेरी नहीं करती, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लगभग सिमिलर सी ही रहती है, थोड़ा ही फर्क आता है। और जिंक के केस में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बेसिकली जो हमारे पास है पर्टिकुलर, इसका एक इर्रेगुलर ट्रेंड है।
तो 3D टू, जब हम 3D सीरीज के अंदर मूव करेंगे तो 3D सीरीज के अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसका ट्रेंड जो है वो पूरा पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, तो वो एक बेसिकली रैंडम ट्रेंड है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिखा हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाई बिटवीन s ब्लॉक एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी। डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो 3D से जैसे मैं 4D पे जाता हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, पर जब मैं 4D से 5D पे जाता हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है कौन सी कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जहां पर भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो साइज जो है वो अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा, और अगर साइज अल्टीमेटली डिक्रीज करे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक आयनाइजेशन एंथैल्पी तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो आज करना है वो हम लोग करेंगे, पहले हम 5th 6th 7th के बाद 8th कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग आज। तो 8th कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट हैव गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे कैटालिस्ट होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट। ठीक है, दे आर वेरी वेरी गुड कैटालिस्ट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इतने गुड कैटालिस्ट क्यों है, अब हमने इसके बारे में जानना है कि इतने अच्छे गुड कैटालिस्ट क्यों है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट इतने अच्छे गुड कैटालिस्ट इस वजह से हैं क्योंकि उसके है दो रीजन। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है लार्ज सरफेस एरिया एंड फ्री वैलेंसीज। अब सबसे पहले हम पहले वाले जो हमारा पॉइंट है उसको हम एक बार जस्टिफाई करेंगे, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जैसे हमारे पास आयरन है, अब आयरन की काफी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आयरन 2 पॉजिटिव में भी अपने आप को स्टेबल करता है, और आयरन का एक और कॉम्प्लेक्स होता है आयरन 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अपने आप को स्टेबल करता है। तो आयरन के पास वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 2 पॉजिटिव भी है और 3 पॉजिटिव भी है। तो आयरन जो है, आयरन एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाकर, क्योंकि वेरिएबल उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाकर कैटालिस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब व्हाट इज इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, पहले मैं उसके बारे में भी बता दूं। जैसे लेट इट बी, हमारे पास हम लोग इसको पढ़ते हैं, जैसे लेट इट बी हमारे पास जैसे एक रिएक्शन है A प्लस बी से क्या बनेगा। अब ये रिएक्शन है A प्लस बी से क्या बनेगा। इस रिएक्शन में हम लोग एक कैटालिस्ट डालते हैं C, कैटालिस्ट C हमने ऐड किया। ध्यान से सुनना, A और B आपस में रिएक्ट नहीं करते, A रिएक्ट करता है C के साथ। तो A जो है वो फर्स्ट स्टेप में C के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट स्टेप है A C के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म AC। सेकंड स्टेप में जो AC है वो B के साथ रिएक्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज AB, और C एज अ कैटालिस्ट जैसे वो यूज हुआ था वैसे ही रिमूव हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में हमने जो ये रिएक्शन लिखी, इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली हुआ क्या, अब आप अगर इसको ध्यान से सोचो तो इसमें हुआ क्या, हमने ये सोचना है। इसमें बेसिकली जब A था, A C के साथ रिएक्ट किया, और जब A C के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बनाया AC। ये AC प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट ना बनता तो ये AB प्रोडक्ट कभी भी ना बनता, अगर ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ना बनता तो प्रोडक्ट AB कभी ना बनता। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया वो किया कैटालिस्ट ने। अब कैटालिस्ट ने अपनी वैलेंसी के अंदर कुछ ऐसा चेंज किया कि उसने A के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर उस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया। अब ये जो सारी चीज है, ये सारी चीज अब एक्चुअल में हमें समझ में आती है। एक्चुअल में जो भी d ऑर्बिटल्स होते हैं, d ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट। व्हाई दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट, व्हाई दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट, बिकॉज उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि उनको इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करती हैं।
सेकंड, उनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और फ्री वैलेंसीज होती हैं जिनसे एड्सॉर्प्शन हो जाती है इजीली, और एड्सॉर्प्शन बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि कैटलिस्ट को रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये दो रीजन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, अब आपने ध्यान से इसके कैटलिस्ट के नाम भी थोड़े याद रखने हैं। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, उसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। जो फैट हार्डनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है, शायद याद हो आपको, 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, इसमें रेनी निकल यूज होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन होती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसमें प्लेटिनम यूज होता है। और अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन को हेबर प्रोसेस बोलते हैं, इसमें आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज होता है और मॉलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज होता है। तो ये सभी के सभी हमारे जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। देखो ये एक मैकेनिज्म भी किया हुआ है, जैसे SO2 प्लस हाफ O2 से के बीच में V2O5 ऐड किया, SO3 बनाया। अब V2O5 कैसे रिएक्ट कर रहा है, पहले V2O5 SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा V2O4 और SO3, फिर वो V2O4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके V2O5 बनाएगा। कैटालिस्ट जैसा था वैसा ही लास्ट स्टेप में रिमूव हो जाता है और जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो रिएक्टेंट का काम है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होना। किसके थ्रू वो चेंज होगा, कैटलिस्ट के थ्रू। तो कैटलिस्ट उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, दे शो वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो ये आपने याद रखनी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बड़े अच्छे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है अलॉय फॉर्मेशन का। अब अलॉय के बारे में सुन लो जी ध्यान से, छोटी सी बात है अलॉय के बारे में, ज्यादा बड़ी बात नहीं है अलॉय के बारे में जो हम लोगों को याद रखनी है। जब भी हमारे पास कोई मेटल होगा वो किसी दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। जब भी कोई मेटल होगा वो नॉन मेटल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर मेटल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दोनों के जो रेडियस हैं, दोनों के जो रेडियस हैं, रेडियाई जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, रेडियाई ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम रेडियस का मतलब क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे वो एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, वो एक दूसरे की एटम्स की जगह पे आ सकते हैं। तो बेसिकली अलॉय क्या होता है, अलॉय एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, ये हेट्रोजीनस नहीं होता, होमोजीनस होता है। तो ये उनके बीच में ही टेक्स प्लेस करता है जो बेसिकली जिनके पास बेसिकली अलॉयज के पास बेसिकली जो अलॉयज एक्चुअल में क्या होते हैं, मतलब होमोजेनस मिक्सचर उन्हीं के अंदर टेक्स प्लेस करता है जो होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं मेटल्स। अब अगर मेटल दूसरे मेटल के साथ हेट्रोजीनस बना दे मिक्सचर तो वो कभी भी अलॉय की फॉर्मेशन नहीं करेगा, आपको ये याद रखना है जी। ठीक है। अच्छा, अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, आउट ऑफ देम वन शुड बी मेटल। जैसे ब्रास एक एग्जांपल हमने पढ़ा, ब्रास जो होता है, ब्रास जो अलॉय होता है वो कॉपर और जिंक का होता है। ब्रॉन्ज जो अलॉय होता है वो कॉपर और टिन का होता है। तो आपको ये दोनों पर्टिकुलर याद रखने पड़ेंगे, ब्रास जो है वो कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज जो है कॉपर टिन का। अलॉयज जो होते हैं ना उनका काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्योंकि अलॉयज जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, अलॉय जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं मेटल से, अलॉय जो होते हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। अलॉय के अंदर जल्दी से जंग नहीं लगता। जैसे हम लोग घरों में हमारे स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, तो स्टील के बर्तन यूज करते हैं, तो स्टील के बर्तनों में कभी भी जल्दी से जंग नहीं लगता, हम उनको रीयूज कर सकते हैं। तो दे आर हार्डर ब्रिटल देन मेटल्स। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर जो है वो मेलिएबल है, पर ब्रास जो है वो नॉन मेलिएबल है। ठीक है, कॉपर तो मेलिएबल होता है बट ब्रास नहीं होता। तो इस तरह की अलॉयज की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे अलॉय को करेक्टराइज किया जाता है। बाकी एलिमेंट से मेटल से अलॉयज ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, तो अलॉयज जैसे ओलंपिक्स के खेल में भी थर्ड प्राइज ब्रॉन्ज दिया जाता है, पहला गोल्ड फिर सिल्वर और थर्ड हमारे पास ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज भी एक अलॉय होता है। तो अलॉय इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि अलॉय खराब नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में आपने समझना है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जैसे हम लोगों ने फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा था, तो हमारे पास जैसे एक क्रिस्टल है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, फिर बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्रिस्टल सिस्टम है ये।
तो इस क्रिस्टल सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तो जिस पॉइंट पे ये एटम प्रेजेंट है, यहाँ जहां जहां पर ये एटम प्रेजेंट है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट, बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। और जो ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में हमारे पास बाकी है ये इतना हिस्सा, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, तो इसको हम बेसिकली बोला जाता है, इसको बेसिकली इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है या साइट है। अब क्या होता है, ये डी ब्लॉक के भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बनते हैं, जैसे आयरन का कोई स्ट्रक्चर है तो वो इसी तरह से बनेगा, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड आयरन, तो लगभग इसी तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का बनता है। अब छोटे एटम जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये छोटे छोटे एटम इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके एंट्रैप हो जाएंगे। एंट्रैप मतलब इनके स्पेस में फंस जाएंगे, और जैसे ये फंस जाएंगे तो इनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इनके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, उनके इंटरस्टिशियल साइट में छोटे एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंट्रैप हो जाते हैं उनकी वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स में, जिसको बेसिकली हम इसी के कारण हम इनको बोलते हैं कि दीज आर वेरी वेल नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये बड़े अच्छे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको ये जरूर याद रखना है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, इसका पर्टिकुलर हमें ये पर्टिकुलर जो वर्डिंग्स लिखी हुई हैं हमें इनको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों बनाते हैं। देखो इसका जो बेसिक रीजन है वो हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंटली इसको समझना क्या है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन की वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलर शो करते हैं। देखो मैं इसको बताता हूं तुम्हें, हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था ये सारे डी ऑर्बिटल होते हैं, डी जनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी है। जैसे ही कोई एनर्जी गैप आता है, कोई लिगेंड आता है, तो इनकी एनर्जी स्प्लिट अप हो जाती है दो सेट में, एक ईजी सेट, एक टी2जी सेट। टी2जी सेट नीचे होता है, लोअर एनर्जी का होता है, और ईजी सेट अबव एनर्जी का होता है। अब जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दो इलेक्ट्रॉन टी2जी के पार्ट टी2जी के अंदर आ गए, टी2जी डी का पार्ट है, डी ऑर्बिटल का, ईजी भी डी ऑर्बिटल का पार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को गेन करने के बाद हायर ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वो हायर स्टेट के अंदर जाता है वहां से दोबारा वापिस आता है, तो जब वो दोबारा वापिस आता है तो एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है, और वो एनर्जी विजिबल लाइट रीजन के अंदर फॉल करती है। अगर वो विजिबल लाइट रीजन के अंदर फॉल करती है तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कलरफुल शो करते हैं। देखो इसका मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। हमारे पास भी नॉर्मली हम एक पर्सन की बात करते हैं, वो पर्सन थोड़ा गरीब था, ठीक है, उसके पास एकदम से पैसे आ गए, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, ठीक है, उसके पास एकदम पैसे आ गए। तो जैसे ही उसके पास पैसे आए, पैसा इज एनर्जी, उसके पास एनर्जी आई, तो उसने क्या किया, जैसे उसके पास पैसे आए सबसे पहले उसने कपड़े खरीदे जाकर। तो जैसे उसने कपड़े खरीदे जाकर, तो उसका जो उसकी जो हम यू कहे हुलिया था, ठीक है, उसका जो मेकओवर था वो एकदम चेंज हो गया, अब वो कलरफुल दिख रहा है। तो जब उसने पैसे खर्चे तभी वो कलरफुल दिखा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। तो जब वो एनर्जी को एमिट करता है तो वो कलरफुल शो होता है, वो कलर शो करता है, ठीक है। वो एनर्जी जो वो एमिट करता है वो विजिबल लाइट रीजन के अंदर फॉल करती है। और ये जो ट्रांजिशन है ये किस किस के बीच में हुई है, ये डी और डी के बीच में हुई है। तो इस वजह से इस ट्रांजिशन को हम डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसी वजह से जितने भी डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे कलरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डी डी ट्रांजिशन होती है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जिंक है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, अब ये तीन है हमारे पास, जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्या ये कलरफुल होंगे? तो ये कलरफुल नहीं होंगे क्योंकि इनके पास किसी के पास भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो इनके पास D10 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो D10 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर डी डी ट्रांजिशन भी नहीं है। तो अगर उसके पास डी डी ट्रांजिशन नहीं है तो उसका उसका वो कलर शो नहीं करेगा। इसी वजह से जो कॉपर 1 पॉजिटिव है वो कलरलेस होता है, पर कॉपर 2 पॉजिटिव है वो कलर्ड होता है।
सारा खेल है डी ट्रांजिशन का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है MnO4 नेगेटिव के लिए, KMnO4 के लिए बेसिकली। अब KMnO4 में जो Mn होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। +7 का मतलब उसके पास कोई डी का इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर फिर भी उसका कलर होता है वो पिंक कलर का हमारे को दिखता है, पिंक या पर्पल कलर का दिखता है। तो वो कलर क्यों आता है? उसके अंदर कलर जो होता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। और चार्ज भी कहां से कहां ट्रांसफर होता है? ऑक्सीजन से मैंगनीज पे ट्रांसफर होता है। तो कुछ अलग भी फिनोमिनाज हैं जिनसे कलर की फॉर्मेशन होती है, बट मोस्टली जो कलर आता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से ही आता है। तो डी ऑर्बिटल अगर कोई भी डी कंपाउंड कलर्ड शो हो रहा है तो उसका कारण है कि उसके अंदर डी ट्रांजिशन है, इसी वजह से वो कलरफुल दिख रहा है। ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, इसको आपने लेक्चर को आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। आज हमने इतने ही पॉइंट्स करने हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे बाकी पॉइंट्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।